सोने का शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, दुनिया का हर रईस जहां अपने परिवार को सेटल करना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग कैपिटल यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, आज की तारीख में जो तबाही देख रहा है उसने आज से पहले इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। लोग सड़कों पर हैं, कई परिवार शरणार्थी कैंपों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस कदर त्राहिमाम इतनी तबाही मची है कि दुबई का वो शासन, वो गवर्नमेंट, वो सरकार जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी को होल्ड करने की शख्सियत रखती, पर्सनालिटी रखती है, आज उसकी जड़ें हिल गई हैं। उसकी सरकार भी इस भारी आपदा को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। सबसे बड़े शहर यूएई के शारजाह, फुजैरा और फुजैरा के पोर्ट रास अल खाइमा में जो कहर बरपा है बारिश का, इसके बारे में दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। इससे पहले 2019 में भी घटना हुई थी, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है उसने हिला कर रख दिया है। जो नज़ारे इंटरनेट पर देखने को मिल रहे हैं, वायरल वीडियोस के जरिए आप तक भी पहुंच रहे होंगे, उन्हें देख करके आपका दिल, आपकी रूह भी काम गई होगी। वो देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये दृश्य दुबई के हो सकते हैं। शारजाह सिटी पूरी की पूरी फ्लडेड वाटर से भरी पड़ी है, बाढ़ के पानी से त्रस्त है। पानी जो है वो इस कदर उड़ रहा है कि वहां पर शारजाह सिटी का जो सबसे फेमस मार्केट है, कल्बा मार्केट, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। फुजैरा सिटी के अंदर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फुजैरा पोर्ट में इस कदर तबाही मची है जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर मिलिट्री व्हीकल्स को डिप्लॉय करना पड़ा है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मिलिट्री व्हीकल्स और मिलिट्री के लोग वहां पर लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। 870 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सोचिए दोस्तों, एक एक जान की कीमत होती है दुबई में। 3897 लोगों को टेम्पररी शेल्टर मतलब मान के चलिए कि शरणार्थी कैंपों में रखा गया है। ऐसी स्थिति वहां पर डेवलप हो गई है। वहां की सड़कों की जो इमेजेस आ रही हैं, जो फुजैरा सिटी के अंदर एंटर करने वाली जो सड़क थी, उसको देखेंगे अगर तो आपका दिल दहल जाएगा। ये सड़कें कोई ऐसे वैसे कंट्री की सड़कें नहीं है दोस्तों। इन सड़कों को बनाने में अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, अरबों दिनार वहां का जो भी करेंसी है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी वो जो सड़कें हैं वो दरक कर टूट गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यूएई में डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी बंदोबस्त थे वो कमतर नहीं थे, वो कम नहीं थे, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्थाएं, सारा मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। ये थी कुदरत की मार जो पड़ी है दुबई के ऊपर में। आपको अब जो हम बताने वाले हैं वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या हो रहा है दुबई में और दुनिया के कई बड़े शहरों में। इन चीज़ों को लेकर के ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्लाउड सीडिंग की, जो हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो स्नोई नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, पहली बार शायद आप इसका नाम सुनेंगे, स्नोई, ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, इसकी वजह से कितना बड़ा असर पड़ रहा है वहाँ की आबहवा पर, क्लाइमेट पर, और इसका आगे जाकर कितना बड़ा रेपकशन, कितने बड़े नतीजे, बुरे नतीजे हो सकते हैं दुनिया के लिए, ये आपको समझ में आएगा। अभी दुबई जो अपने आप को सशक्त समझता था, जिसके पुलिस की गाड़ियां तक स्पोर्ट्स कार लेवल की है, जिसके नियम एकदम स्ट्रिक्ट है ताकि वहां पर हर चीज एकदम ऑर्डर में चले, वो देश तक संभाल नहीं पाया है। सड़कों पर जो कारें बह रही हैं उन्हें देखकर समझ में आ रहा है कि जो बारिश हुई वो अचानक से हुई, और कितनी अचानक से हुई अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंकड़े बताते हैं। फुजैरा पोर्ट पर, उसके बंदरगाह पर जितनी एक पूरे साल में बारिश नहीं होती, उतनी 24 घंटे में हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 169 mm बारिश हो गई है वहां पर, जो कि नॉर्मली जुलाई के महीने में वहां पर जो पानी गिरता है उसका एवरेज है 0.4 mm। कहां 0.4 mm और कहां 169 mm। अभी तक की अगर 48 घंटे की रिपोर्ट जब पानी वहां पर गिरा 26, 27, 28 जुलाई का पकड़ ले तो 234.9 mm का रेनफॉल झेला है फुजैरा पोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझ चलिए कि बादल फटने जैसी स्थिति समझ के चलिए इसको, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति आई होगी वहां पर। और जो गाड़ियां जो आप देख रहे हैं सड़कों पर तैरती हुई आ रही हैं, वो इसीलिए उस तरीके से आ रही है, लोगों को समय ही नहीं मिला बचने का, समझने का। इतना तेज और इतना जोर से पड़ा कुदरत का कोड़ा दुबई को, यूएई को, कि उसे झेलना मुश्किल हो गया वहां की जनता के लिए, और वहां की सरकार एकदम बैकफुट पर नजर आ रही है। उसके पीछे बहुत बड़े कारण है, और आपको बता देंगे जो तबाही मची है ये सिर्फ यूएई के शारजाह, फुजैरा और रास अल खाइमा में नहीं बरसी है, बल्कि ये जो तबाही मची है ये ईरान के इलाकों तक पहुंच गई है। जी हाँ, ईरान के 100 टाउन्स, 300 विलेजेस
जो हैं वो पूरी तरीके से फ्लड से अफेक्टेड हो गए। वहां पर कई सारे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं ईरान में। अब यहां पर एक्सपर्ट्स ने सन 2019 में ही चिताया था, 19 में भी आई थी एक बाढ़ किस्म की स्थिति यूएई में और खुद सऊदी अरब में भी, जहां पर रेगिस्तान में बाढ़ देखने को मिली थी दोस्तों। उस वक्त भी जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि जिस हिसाब से क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अरे जो टेक्नोलॉजी ये रईस लोग अपनी कारों के अंदर लगाते थे, नई नई महंगी महंगी जो कारें होती हैं उनके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल होता है। अपने हिसाब से हवा को ठंडा कर लीजिए, एसी बढ़ा लीजिए, एसी कम कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। रईसों के, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के घरों में क्लाइमेट कंट्रोल होता है। अपने हिसाब से मौसम चेंज कर लीजिए। हमारे देश के माननीय मुकेश अंबानी जी के घर में खुद एक स्नो रूम भी है, ऐसा बताया जाता है। उनके बहुत बड़ा जो बंगला उनका है उसके अंदर एक स्नो रूम भी है जहाँ पर बर्फ मिलती है, बर्फ गिराई जाती है जहाँ पर आर्टिफिशियली। ये क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है उसको ये अति रईस देश यूएई अपने देश में बारिश कराने के लिए इस्तेमाल में ला रहा है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, कई ऑफिशियल्स ने जो वहाँ के जो वेदर कंट्रोल जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जिसे वहाँ का यूएई का रिसर्च प्रोग्राम फॉर रेन एनहांसमेंट साइंस कहा जाता है, वो डिपार्टमेंट जो है उसके लोगों ने कहा था कि हम ऐसे क्लाउड्स में क्लाउड सीडिंग नहीं करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिससे बाढ़ आने का अंदेशा होता है। इसके लिए उन्होंने रडार लगाए हुए, उनका कहना था। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, हम इंसान कुदरत को कितना कंट्रोल कर पाएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट भी अगर किया जाए और भी एटमॉस्फेयर में किया जाए तो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल्ड वे में कैसे किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति एटमॉस्फेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। कि हो सकता है क्लाउड सीडिंग की वजह से कभी बाढ़ भी आ जाए। उस वक्त भी जो बाढ़ आई 2019 में, तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि क्लाउड सीडिंग का नतीजा हो सकती है। और इस बार सुनिए क्या हुआ है दोस्तों। इस बार हम आपको बताएं, जो वहाँ की जो हीट थी, जो गर्मी थी दुबई की, यूएई की, वहां पर जो टेम्परेचर था वो 51.8 सेंटीग्रेड इस जून में मापा गया था। तेज गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी। और वहां पर पानी बहुत कम गिरता है, 4 इंच का रेनफॉल पूरे साल भर में होता है, पूरे देश भर में, तो बहुत कम होता है। तो नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी वाले जो थे उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि वो क्लाउड्स में प्रिसिपिटेशन यानी कि पानी के गिरने को कंट्रोल कर सकें, और लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके उस सॉल्ट को क्लाउड्स में छोड़ करके पानी को बरसाया गया। लेकिन उस पर ऐसे वैसे पैसे नहीं खर्च करता। दुबई वहां पर $15 मिलियन खर्च कर चुका है इन रेन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स पर, ताकि बारिश कराई जा सके। आपको बता दें 30% तक बारिश जो है उसमें एनहांसमेंट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस बार लगता है 30% से ज़्यादा एनहांसमेंट हो गया, क्योंकि जून में ही गर्मी पड़ी थी और जुलाई में यह हादसा हो गया। मतलब आप समझ के चलिए कि ये क्लाउड सीडिंग का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार तो ज़रूर मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। असलियत क्या है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनेट में आती खबरों के हिसाब से, एक्सपर्ट्स के जो रिव्यूज सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं ये जो दुबई वाले हैं, ये जो यूएई वाले हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में, और उसको बार बार इस्तेमाल करने के चक्कर में उनसे गलती हो गई है। और ये एक सबसे बड़ी ह्यूमन गलती से कहा जाएगा, और इससे सबक सीख लेना चाहिए सारे देशों को कि भैया ऐसा काम करना बंद कर देना चाहिए। क्लाइमेट कंट्रोल हम नहीं कर सकते, अपने घरों के अंदर कर सकते, अपनी कारों के अंदर कर सकते हैं, पृथ्वी पर, एक शहर पर, एक पूरे देश पर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें दोस्तों, एक और आपको बात बता दें, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो इमराती वेदर सेंटर है ये लगातार जो क्लाउड्स है उसको जैप करके वहां से पानी चूस रहा है, ठीक है। पर अभी एक बात आप सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल रेन को लेकर के कोई भी ऐसी बात, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई नियम नहीं बना है। अब सोचिए कि मैं अपने देश के ऊपर, मान लिया जाए कि हम अपने देश के ऊपर जो क्लाउड्स है उसमें से रेन करवा ली, हमने लगातार रेन करवा ली, और इतनी रेन करा ली कि वो क्लाउड जो आगे जाते हैं और आगे जाके पड़ोसी मुल्क पे पानी बरसाते, उन क्लाउड्स में पानी बचा ही नहीं, एम्प्टी क्लाउड्स हो गए वो, या क्लाउड्स ही वहां तक नहीं पहुंच पाए और उस देश में सूखा पड़ने लगा। तो क्या वो देश बाजू वाले देश पे, पड़ोसी देश पे क्लाउड चोरी का, स्टोलन क्लाउड का केस दर्ज कर सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट में क्या ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है कभी, या कभी हो जाएगा आने वाले टाइम पे? ये जो काम कर रहा है दुबई अपने देश में पानी बरसाने का, अभी पैसा है, टेक्नोलॉजी है तो कर रहा है। इसका देखिए अगर ये एग्जाम्पल सेट करने लगा और दूसरे देश से काम करना शुरू कर दें तो दुनिया के वेदर का क्या होगा? लोग वेदर को एज अ वेपन यूज करना शुरू कर देंगे। सारे बादल जो है अपने इलाकों में बरसा लेंगे और पड़ोसी देशों को कुछ नहीं मिलेगा, पानी की किल्लत हो जाएगी दोस्तों। सोचिए फिर क्या होगा। इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ अभी तक बना नहीं है। इसके चलते होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, गौर से सुनिएगा, होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, इसके होस्टाइल यूज पर
प्रतिबंध लगाने की बात यूएन ने आज से 4 दशक पहले कही थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस्तेमाल की जा रही थी अलग अलग देशों के द्वारा। चाइना ने भी इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया है, रूस ने भी इस्तेमाल किया इस चीज़ का, लेकिन ये सही नहीं है। आपको बता दें कुछ एक कंपनीज भी हैं दुनिया के अंदर, खासकर अमेरिका में, जो वेदर मॉडिफिकेशन का काम कर रही है। जैसे कि कंपनी का नाम है वेदर मॉडिफिकेशन INC। ये क्लेम करती है कि इनके पास एक्सपर्टाइज है सिल्वर आयोडाइड को सही तरीके का इस्तेमाल करने का, ताकि वो हैवी रेनफॉल या फिर स्नोफॉल करवा सके। आपको एक बात और बता दें, सन 2017 में ये जो माउंटेन वाली जो कंट्रीज हैं, जो सर्द देशों में पाए जाने वाली जो कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया है, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनको वापस से वो करने के लिए और बर्फबारी बढ़ाने के लिए, बर्फबारी कम हो रही है तो बर्फबारी को बढ़ाने के लिए पहाड़ों में इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था सीडेड एंड नेचुरल ओरोग्राफिक विंटर टाइम क्लाउड्स, द आइडाहो एक्सपेरिमेंट। ये अमेरिका ने इसकी अगुवाई की थी और फ्रांस ने भी इसकी अगुवाई की थी। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्नोई, SNOWIE, स्नोई। इसका इस्तेमाल किया गया था बर्फ गिराने के लिए पहाड़ों पर, आर्टिफिशियली बर्फ को डिसिपेट करके गिराने का, ताकि वहां पर ग्लेशियर बन सके, बर्फबारी करा सके, इसके लिए किया था। जब इस स्नोई की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इस पर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, आने वाले समय में इस पृथ्वी का क्या होगा दोस्तों? क्या होगा जरा सोच के देखिए। क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही है? क्या इन सारी टेक्नोलॉजीज को होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, जितनी भी होस्टाइल यूज होता है इनका एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का, इनके ऊपर सीधा सीधा बैन नहीं लगा देना चाहिए? ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसे जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द इंटरनेशनल लॉ बना देना चाहिए। माना कि यूएई एक बहुत ही पैसे वाली कंट्री है, ज़्यादा खबरें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी मेन स्ट्रीम में, जो बाढ़ आई है वहाँ पर यूएई के अंदर में उसको लेकर के। लेकिन ये जो हुआ है, ये मैन मेड फ्लड इसे कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा। असलियत का हम नहीं कह सकते, लेकिन मैन मेड फ्लड इसे कहा जा रहा है। एक रेगिस्तान में जहाँ तापमान इतना तेज़ है, जहाँ पानी नहीं गिरता है साल भर में उतना, एक ही दिन में इतना पानी गिर जाना, और उसके 1 महीने पहले तेज़ गर्मी से निजात के लिए क्लाउड सीडिंग करवाना उस देश का, इस सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा है कि हम इंसान विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ऐसे दुरुपयोग चलता रहा शायद ना हम बचे, ना आप बचे, ना ही ये पृथ्वी, ना ही मानव जाति। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या हार्ड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग और ये स्नोई जैसे प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए इस धरती पर? क्या इन पर पूरी तरीके से रोक लगा देना चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट्स सही हैं और मानवता के लिए इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनेशनल लॉज बनाकर? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस विचारोत्तेजक वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस विषय पर अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकें। तब फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।